नमस्कार, निर्माण इस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत है। हिस्ट्री ऑफ द डे, आज के इतिहास में आज हम लोग बात करने वाले हैं 6 अक्टूबर 6 अक्टूबर के इतिहास के बारे में। 6 अक्टूबर विश्व के इतिहास में या भारत के इतिहास में वैसी कौन सी घटनाएं 6 अक्टूबर को घटित हुई जिसने संपूर्ण विश्व को या भारत को बड़े स्तर पर प्रभावित किया। इस इनिशिएटिव में जो हम घटनाओं का चयन करते हैं उसका उद्देश्य हमारा यह रहता है कि हम वैसी घटनाओं का चयन करें जिसका यूपीएससी या अन्य पीसीएस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्व है। तो उन्हीं घटनाओं का चयन किया जाता है ताकि आप इतिहास के वैसी घटनाओं से लगातार रोज अपडेट भी होते रहें और वो घटनाएं सिर्फ आपके लिए कथा कहानी बनकर के नहीं बल्कि आपके इतिहास की तैयारी के लिए, आपके इंटरनेशनल रिलेशन की, आपके मैपिंग की तैयारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की घटना की। और आज की जो सबसे पहली बात है, एक घटना हुई थी, एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। घटना कहना उसके लिए एक सही शब्द नहीं है बल्कि बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ था। परिवर्तन कब हुआ था? 6 अक्टूबर 1860। 6 अक्टूबर 1860 को ऐसा क्या हुआ था जिसने कि भारत के इतिहास को बड़े स्तर पर प्रभावित किया, और न सिर्फ भारत के इतिहास को बल्कि भारत के वर्तमान को भी बड़े स्तर से आज भी प्रभावित कर रहा है। तो 6 अक्टूबर को भारत के इतिहास में एक विधि, भारतीय दंड संहिता, यह क्या हुआ? यह अधिनियमित हुआ। अधिनियमित हुआ। आप सभी जानते हैं कि भारत में जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों के आने से पहले भारत में जो विधान चला करते थे वे दो तरीके के होते थे। जो सिविल विधान होते थे, ये हिंदुओं के लिए हिंदू रीति से होते थे, मुस्लिमों के लिए मुस्लिम रीति से होते थे। इसका मतलब है कि हिंदू अपने धार्मिक प्रावधानों के अनुसार अपने सिविल मुद्दों को, जैसे शादी विवाह बंटवारा, इन सब के लिए हिंदू विधि से दो भाइयों में अगर दो हिंदू है उसका बंटवारा होता था तो हिंदू विधि के अनुसार उस पर कानून लागू होते थे, और अगर कोई मुसलमान है तो उस पर शरीयत के कानून या शरिया कानून लागू होता था। लेकिन हाँ, जो क्रिमिनल केसेस होते थे उस पर क्रिमिनल मुद्दों पे चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों पर शरिया के कानून लागू होते थे। क्योंकि ब्रिटिश काल से पहले भारत में इस्लामिक शासन था और राज्य ने स्वयं को इस्लामिक कानूनों के अनुसार बांध रखा था, तो इसीलिए भारत में इस्लामिक कानून चला करते थे। लेकिन यह भी ध्यान रखना है कि ये इस्लामिक कानून, चूंकि जो इस्लामिक साम्राज्य था भारत में, चाहे वो सल्तनत का साम्राज्य हो या मुगल का साम्राज्य हो, वह कभी भी संपूर्ण भारत में लागू नहीं था। भारत के बहुत बड़े क्षेत्र, इवन जब मुगल साम्राज्य अपने चरम पर था तब भी भारत का बहुत बड़ा हिस्सा मुगल शासन से बाहर था। तो उन क्षेत्रों में वहां के स्थानीय शासकों के अनुसार कानून चला करते थे। इसका मतलब है कि संपूर्ण भारत में एक प्रकार के विधान नहीं लागू होते थे। इवन मुस्लिम शासन में भी हिंदुओं के लिए अलग विधान होता था, मुसलमानों के लिए अलग विधान होता था। जब अंग्रेज भारत में आए तो उन्होंने जब भारत में साम्राज्य की स्थापना कर ली और अपने साम्राज्यिक हितों की पूर्ति के लिए उन्होंने जब पूरे भारत में एक विधान लागू करने, क्या था? एक देश एक विधान, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम कानूनों को समाप्त करते हुए और भारत में आधुनिक कानूनों की, जिसमें कि भावना के आधार पर फैसला करना, ऐसे कानूनों की शुरुआत की और उसे कहा गया भारतीय दंड संहिता, जो कि कब अधिनियमित हुआ? 6 अक्टूबर 1860। क्यों महत्वपूर्ण है 6 अक्टूबर 1860 का यह विधान? अंग्रेजों का इसे लागू करने के पीछे का क्या उद्देश्य था? भारत पर इसके क्या सकारात्मक और नकारात्मक परिणाम हुए? क्या आजादी के बाद इन विधानों में परिवर्तन करने की कोई कोशिश हुई? इसको लेकर के यूपीएससी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है। सीधे सीधे यूपीएससी ने भारतीय दंड संहिता पर पहले भी प्रश्न पूछ लिया है, आगे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन 2023 में ही भारत सरकार ने इस भारतीय दंड संहिता में संशोधन के लिए
3 कानूनों को इंट्रोड्यूस किया। भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023। उसी प्रकार जो दंड प्रक्रिया संहिता 1898 था उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और जो साक्ष्य एविडेंस एक्ट था उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023। तो क्यों, ऐसी क्या परिस्थितियां थी या ऐसी क्या कमियां थी भारतीय दंड संहिता में जो ब्रिटिशकालीन था कि उसे वर्तमान में 2023 में भारत सरकार बदलाव करने या उसे बदलने के लिए प्रयास कर रही है? इसको भी जानेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं ब्रिटिशकालीन इस एक्ट के बारे में, जो हमारे लिए यूपीएससी के लिहाज से एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि जब 1833 का चार्टर एक्ट भारत में इंट्रोड्यूस किया गया तो उस चार्टर एक्ट के माध्यम से भारत में 2 चीजें शुरू हुई। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसके बाद भारत में जो चीजें परिवर्तित हुई, एक थी मुक्त व्यापार नीति की शुरुआत, मुक्त व्यापार नीति की शुरुआत। ठीक है, और दूसरी चीज जो शुरू हुई वह थी व्यापारिक पूंजीवाद। ठीक है, व्यापारिक पूंजीवाद। ठीक है, अब क्या है भाई ये? तो मुक्त व्यापार की नीति की शुरुआत का मतलब है कि अंग्रेजों ने अब निर्धारित किया, डिसाइड किया कि भारत दुनिया के किसी भी देश में, अगर दुनिया का कोई भी देश भारत में माल बेचना चाहे तो वह भारत में माल बेचने के लिए उस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। दुनिया का कोई देश भारत में आकर के अपना माल बेच सकता है। और क्यों, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि वो कह रहे थे कि हम भारत में मुक्त व्यापार की नीति इसलिए लागू कर रहे हैं ताकि भारत दुनिया के लिए यह आदर्श बने कि पूरी दुनिया में व्यापार फ्री होने चाहिए, ताकि दुनिया के हर देशों को आगे बढ़ने का मौका मिले। हालांकि इसके पीछे अंग्रेजों का एक हित शामिल था। और हित क्या था? क्योंकि अंग्रेज उस समय जानते थे कि दुनिया के और किसी देश में औद्योगिक क्रांति अभी नहीं हुई है मजबूत, तो सिर्फ हम ही दुनिया में बेचने वाले देश हैं। तो हम अगर अपना माल भारत में बेच रहे हैं तो हमारा माल वहां पर टैक्स फ्री जाएगा, तो भारत में सस्ता बिकेगा और भारतीय उद्योग बर्बाद हो जाएंगे और हमारा उद्योग आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस उद्देश्य से 1833 का चार्टर एक्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, इसे व्यापारिक पूंजीवाद कहा जाता है। पूंजीवाद कहता है, पूंजीवाद का जो सिद्धांत है वो क्या कहता है कि दुनिया के देशों में व्यापार मुक्त होना चाहिए। ठीक है, इसी सिद्धांत को अंग्रेजों ने दावा किया कि हम इसी सिद्धांत के आधार पर 1833 का चार्टर एक्ट लेके आ रहे हैं। 1833 का चार्टर एक्ट जो था वह ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित था। ध्यान रखना है कि 1833 का चार्टर एक्ट भारत की सरकार ने नहीं बनाया था, बल्कि अंग्रेजी सरकार ने भारत के लिए बनाया था। वह अंग्रेजी सरकार ऐसा प्रावधान अपने इंग्लैंड के लिए नहीं कर रही थी, सिर्फ भारत के लिए कर रही थी। दूसरा कि इसमें प्रावधान किया गया कि भारतीय कानूनों का संहिताकरण किया जाएगा। संहिताकरण का मतलब कि जो भारत के पहले के कानून हैं, जो इस्लामिक कानून है, हिंदू कानून है, इन सब कानूनों को संतुलित करके, इन सब कानूनों को हटा करके भारत के लिए आधुनिक कानून बनाया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए विधि आयोग की स्थापना का प्रोविजन इस एक्ट में किया गया। विधि आयोग में क्या करना था कि गवर्नर जनरल, एक गवर्नर जनरल उस समय जो हुआ करते थे लॉर्ड विलियम बेंटिक, उनके 3 असिस्टेंट हुआ करते थे उनको सहायता देने के लिए। तो 1833 के चार्टर एक्ट में प्रावधान किया गया कि गवर्नर जनरल के जो असिस्टेंट हैं उनको सलाह और सहायता देने के लिए उनमें एक असिस्टेंट और बढ़ा दिया जाएगा, और उस असिस्टेंट का नाम क्या होगा? वह असिस्टेंट होगा विधि सदस्य के रूप में एक चौथा व्यक्ति गवर्नर जनरल के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, और वो विधि सदस्य कौन बना? लॉर्ड मैकाले। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की काउंसिल में 1835 में लॉर्ड मैकाले को पहले विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। और इनका टारगेट क्या था कि आपको भारत के लिए कानून बनाना है, भारत के लिए विधान बनाना है। तो इस तरीके से थॉमस मैकाले की अध्यक्षता में भारत में प्रथम विधि आयोग की
अध्यक्ष शुरुआत की गई और उस आयोग को टारगेट दिया गया कि आपको भारतीय दंड संहिता का निर्माण करना है और जो प्रचलित भारतीय कानून है, जिसमें इस्लामिक कानून और हिंदू कानून है, जो कि पुरातन है, प्राचीन है, रूढ़िवादी है, उनको समाप्त करके आधुनिक कानून बनाना है। ठीक है। इसके बाद लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया विधि का फॉर्मेशन। तो जब वो भारतीय दंड संहिता का निर्माण कर रहे थे तो इसके लिए लॉर्ड मैकाले ने 3 देश के कानूनों को अध्ययन किया। पहला इंग्लैंड का कानून, दूसरा फ्रांस का नेपोलियन कोड, जो नेपोलियन ने अपने देश के लिए कानून बनाया था, उस कानून से भी कुछ तत्व लिए गए, और तीसरा लुसियाना नागरिक संहिता। ठीक है, लुसियाना से नागरिक संहिता, जो लुसियाना में जो कानून बने थे, इन 3 देश के कानूनों का अध्ययन करके और फिर लॉर्ड मैकाले ने क्या किया कि 1837 में गवर्नर जनरल के समक्ष विधि आयोग का एक ढांचा, एक मसौदा प्रस्तुत कर दिया। अब पूरा मसौदा 1850 तक तैयार हो गया। मतलब कि भारत के लिए 1850 तक कानून बनकर के तैयार हो गया कि भारत में जो क्रिमिनल कानून होंगे या फिर जो सिविल कानून होंगे, उनमें कैसे प्रावधान होंगे, किस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाएगा। ठीक है, सरकार उसको लागू ही करने वाली थी, लेकिन आप सभी जानते हैं कि 1850 के साथ ही भारत में, बल्कि 1848 के साथ ही भारत में, जैसे ही पंजाब के साथ अंग्रेजों का युद्ध होता है, अंग्रेज सिख युद्ध, उसके साथ ही तनाव की स्थिति बननी शुरू हो गई। ठीक है, और लॉर्ड डलहौजी ने भारत के राज्यों पर हस्तगत करना, उनको अपने कब्जे में लेना शुरू कर दिया। तो अब कब्जे में लेना शुरू कर दिया तो युद्ध होने लगे, झगड़े होने लगे, छोटे छोटे विद्रोह होने लगे। लॉर्ड डलहौजी ने इस कानून को, जो कि 1850 में तैयार हो गया था, उसको लागू करने से रोक दिया, क्योंकि माहौल तनावपूर्ण हो गया था। और इसी बीच 1857 का विद्रोह भी हो गया। 1857 का जब विद्रोह हो गया तो अब अंग्रेजों को लग गया कि भारत में जो हम कानून लेकर के आ रहे हैं, यह अगर हम अभी लागू करते हैं तो शायद भारतीय इस कानून को नहीं मानेंगे और हम चाह करके भी भारतीयों से कानून नहीं मनवा पाएंगे। हाल ही में 1858 का एक्ट आया था और आप सभी को पता होगा कि 1858 के एक्ट में महारानी एलिजाबेथ ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में शासन था उसे समाप्त कर दिया था और पहली बार ब्रिटिश सरकार स्वयं भारत में शासन करने लगी। तो अब जब ब्रिटिश सरकार भारत में शासन करने लगी तो उसने क्या किया कि 1850 में जो भारत के लिए कानून तैयार हुआ था उसमें कुछ चेंज करवाया, क्योंकि ये जो 1850 का कानून बना था ये लॉर्ड मैकाले के नेतृत्व में बना था और लॉर्ड मैकाले भारत में कठोर कानून लागू करना चाहता था। लेकिन महारानी एलिजाबेथ ने जब अपना शासन संभाला भारत का, तो उन्हें 1857 के विद्रोह से समझ में आ गया था कि भारतीय अंग्रेजों के शासन को पसंद नहीं करते हैं, इसीलिए अगर भारतीयों पर अंग्रेज कोई कानून लागू करते हैं तो वह कानून ऐसा होना चाहिए जो भारतीयों के लिए अनुकूलित हो, भारतीय उसको एक्सेप्ट कर सके। इसीलिए 1850 के कानून में 1858 और 1859 में संशोधन किए गए और फाइनली लॉर्ड विलियम बेंटिक के नेतृत्व में यह कानून बनना शुरू हुआ था। और इनके साथ, ठीक है, 6 अक्टूबर 1860, याद रखिएगा ये डेट कि 6 अक्टूबर, जो कि आज का तिथि है 6 अक्टूबर, आज ही के दिन 1860 में भारतीय दंड संहिता, इस पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, हस्ताक्षर कर दिया। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग के हस्ताक्षर के साथ ही भारत में जो परंपरागत इस्लामिक कानून थे और हिंदू विधि से जो शासन चलता था, वो दोनों हिंदू कानून और इस्लामिक कानून समाप्त हो गया।
और उनके स्थान पर ब्रिटिश कानून की शुरुआत हुई। ठीक है, शुरुआत करने का एक डेट दिया गया कि इसे कब से लागू किया जाएगा, 1 जनवरी 1862 से लागू किया जाएगा। इस पर हस्ताक्षर कब हो गया, 6 अक्टूबर 1860 को ही हस्ताक्षर हो गया, लेकिन 2 साल का टाइम लिया गया कि 2 साल बाद इसको लागू किया जाएगा, ताकि सरकार चाहती थी कि भारतीय कैसा रिएक्ट करते हैं इस कानून के बारे में, हम इसको जान ले। ठीक है, इसीलिए लॉर्ड कैनिंग ने हस्ताक्षर करने के बाद 2 साल का इस पर डिले कर दिया, तब जाकर के फाइनली 1 जनवरी 1862 से भारत में भारतीय दंड संहिता लागू किया गया। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दो सिस्टम थे, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। आप सभी जानते हैं भारतीय दंड संहिता, इसे आईपीसी कहा जाता है, इंडियन पिनल कोड। ठीक है, सिविल लॉ के लिए सीपीसी और क्रिमिनल लॉ के लिए सीआरपीसी। आज जो कानून चलते हैं उनको यही कहा जाता है। तो ये दोनों कानून, क्रिमिनल कानून और सिविल कानून, दोनों मिलकर के भारतीय दंड संहिता बने 1860 में, और आईपीसी के साथ इनकी शुरुआत हो गई थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि 1800 संहिता, जो भारतीय दंड संहिता थी 1860 की, इसका उद्देश्य क्या था, अंग्रेज इसे भारत में क्यों लागू करना चाह रहे थे। तो इसका उद्देश्य जो अंग्रेजों ने बताया, वे कह रहे थे कि हमारा उद्देश्य है कि भारत में एक तरह का पिनल कोड लागू किया जाए, मतलब कि अलग अलग क्षेत्रीय व स्थानीय कानूनों की जगह पर पूरे देश में एक ही कानून हो जाए। तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात है ना, पूरे देश भर के लिए एक कानून हो जाएगा तो ये अच्छी बात है। लेकिन नहीं, अगर यह एक भारत के भलाई के उद्देश्य से इंट्रोड्यूस किया गया होता तो ये अच्छा कानून होता, लेकिन इसके पीछे अंग्रेजों का उद्देश्य कुछ और था। इस जो भारतीय दंड संहिता बनाई गई 1860, और ये ध्यान रखिएगा, ये यूपीएससी सीधे सीधे ये प्रश्न पूछ सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके इसको जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि 1823 में सरकार ने इस संहिता के बड़े स्तर पर इसमें संशोधन कर दिया है, इसको लगभग बदल दिया है। इसमें 23 अध्याय थे और 511 खंड में इसे विभाजित किया गया था। इसमें प्रोविजन किया गया कि भारत के अंदर और भारत के किसी भी नागरिक द्वारा कोई भी अगर अपराध किया जाता है तो उस अपराध को इसमें परिभाषित किया गया, साथ ही उस अपराध के लिए कितना दंड दिया जाएगा उसको भी इस कानून में विस्तार के साथ बताया गया। ठीक है, अब ध्यान ये रखना है कि ये भारतीय दंड संहिता अंग्रेजों ने 1860 में बनाया, लेकिन उन्होंने कहा कि अपराध करने पर आपको सजा होती है, लेकिन उस समय सबसे बड़ा अपराध कौन करती थी, ब्रिटिश सेना, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश पुलिस। तो अंग्रेजों ने कहा नहीं नहीं, ब्रिटिश आर्मी इसके अंदर नहीं आएगी, ब्रिटिश आर्मी कोई भी अपराध कर दे, किसी को भी गोली मार दे, उस पर कानून लागू नहीं होगा। और अंग्रेजों ने इस संहिता को भारत की सेना पर लागू नहीं करनी होने दिया। ठीक है, आजादी के बाद भी हमने इस कानून में कोई संशोधन नहीं किया और यह कानून एज इट इज चलता रहा, और भारतीय सेना पर आज भी यह कानून लागू नहीं है। हालांकि आजादी के बाद भारतीय सेना के लिए अलग से मिलिट्री रूल बना दिया गया, उन पर मिलिट्री रूल लागू होता है। अब आते हैं कि भारतीय दंड संहिता आजादी से पहले जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में भी लागू होता था, लेकिन जब भारतीय संविधान में आर्टिकल 370 लागू किया गया तो उस आर्टिकल 370 के लागू होते ही यह भारतीय दंड संहिता जम्मू कश्मीर से बाहर चला गया, मतलब जम्मू कश्मीर में भारत की यह दंड संहिता लागू नहीं होती थी। जम्मू कश्मीर की विधानसभा ने खुद के लिए अपना एक दंड संहिता डिजाइन किया और वहां की सरकार द्वारा वहां की दंड संहिता को लागू किया जाता था। अंततः जब सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया, उसके बाद से जम्मू कश्मीर की जो दंड संहिता थी उसे समाप्त कर दिया गया और अब वहां पर भी यह भारतीय दंड संहिता लागू होने लगा। ठीक है, तो भाई भारतीय दंड संहिता किन किन देशों में लागू हुआ? देखिए, कुछ बातों को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा कि अंग्रेजों ने कुछ ऐसे काम किए जो उनका उद्देश्य भले भारत को लूटना रहा हो,
लेकिन उनके द्वारा किए गए कार्य आज भी भारत को लाभ पहुंचाते हैं। ठीक है, और इस लाभ के साथ उसी लाभ में से एक लाभ यह भारतीय दंड संहिता भी था। ठीक है, तो भारतीय दंड संहिता जब बना 1860 में, तो इस संहिता को उस काल में जो भी आसपास के ब्रिटिश क्षेत्र थे उन सभी ब्रिटिश क्षेत्रों पर लागू किया गया। ठीक है, जैसे जब भारत आजाद हुआ तो बंटवारा हुआ, तो उस बंटवारा के बाद जो पाकिस्तान बना, इस पाकिस्तान ने भी इसी भारतीय दंड संहिता को एज इट इज अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, पाकिस्तान कहने को तो उसने अपने आप को इस्लामिक देश घोषित किया, लेकिन उसने शरिया के कानून को अनुपालित नहीं किया, शरिया के कानून को नहीं अपनाया, बल्कि कानून अंग्रेजों वाला भारतीय दंड संहिता ही अपने यहां भी अपना लिया। उसके बाद जब बांग्लादेश बना तो बांग्लादेश ने भी यही कानून अपनाया और बांग्लादेश ने भी शरिया कानून को नहीं लागू किया। इन देशों के साथ साथ बर्मा, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर, ब्रुनेई, मतलब जहां जहां ब्रिटिश उपनिवेश थे, इन क्षेत्रों में जहां जहां ब्रिटिश उपनिवेश थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये बर्मा या ब्रुनेई, कहीं भी जहां भी सिंगापुर, जहां जहां ब्रिटिश उपनिवेश थे, उन सभी उपनिवेशों ने यही भारतीय दंड संहिता अपने यहां अपना लिया। तो इस तरीके से अंग्रेजों द्वारा जो आधुनिक कानून बनाए गए, वह आधुनिक कानून न सिर्फ भारत में बल्कि तत्कालीन जो ब्रिटिश साम्राज्य के अंग थे उन सभी देशों में आज तक चलता आ रहा है। ठीक है, अब जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता लागू करने के पीछे अंग्रेजों का क्या उद्देश्य था। अंग्रेज क्यों भारत में दंड संहिता कानून बनाना चाहते थे। आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों का उद्देश्य कभी भी भारत में रुकना था ही नहीं। अंग्रेज भारत में नहीं बसे। जब हम दक्षिण अफ्रीका का इतिहास देखते हैं तो दक्षिण अफ्रीका को अंग्रेजों ने लूटा, लेकिन वो वहीं बस गए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के धन को बाहर विदेश में नहीं या इंग्लैंड में नहीं भेजा, लेकिन भारत के साथ ऐसा नहीं हुआ। अंग्रेज भारत में आए, भारत को लूटा और भारत का धन इंग्लैंड भेजते चले गए। तो जब उन्हें भारत में रहना ही नहीं था तो फिर भारत में कानून बनाने की उन्हें क्या आवश्यकता पड़ गई। क्या वो उतने दयालु थे, उतने उदार हृदय थे कि भारत में आधुनिक कानून प्रणाली लागू करना चाहते थे। अगर ऐसा था तो आइए कारण जान लेते हैं। तो सबसे पहला कारण है औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद के लिए अनुकूल माहौल तैयार करना। क्या है औद्योगिक पूंजीवाद भाई और वित्तीय पूंजीवाद क्या है? औद्योगिक पूंजीवाद का मतलब है, मैं यहां दोनों टर्म लिख देता हूं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। औद्योगिक पूंजीवाद, ठीक है, और वित्तीय पूंजीवाद, ठीक है। वित्तीय पूंजीवाद, औद्योगिक पूंजीवाद में इंग्लैंड के बने माल को भारत में टैक्स फ्री बेचना था। ठीक है, तो यह कब तक चलता रहा? 1813 से लेकर के 1860 तक का जो दौर है उसे कहा जाता है कि भारत में औद्योगिक पूंजीवाद का दौर था। इस दौर में अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य क्या था कि इंग्लैंड में जो औद्योगिक फैक्ट्रियों में जो माल बन रहा है उसके लिए भारत को बाजार के तौर पर यूज करना। तो वहां से जो माल भारत में आ रहा है, भारत में बिक रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि भारत के जो यहाँ के हथकरघा उद्योग में जो कपड़े बन रहे हैं उनके लिए बाजार घट रहा है। तो भाई भारतीय क्या करेंगे? भारतीय भारत का माल खरीदने लगेंगे, इंग्लैंड का माल तो नहीं खरीदेंगे। तो उनको कैसे किया जाए कि वो इंग्लैंड का माल खरीदे? क्योंकि भारत के जब व्यापारी इस बात का विरोध करेंगे और समाज में आंदोलन करेंगे कि देखो हमारा माल खरीदो, हमारा अपने माल का प्रचार करेंगे और अंग्रेजों के माल का बहिष्कार करेंगे, तो अंग्रेजों का तो माल बिकेगा नहीं। तो भाई उनको आंदोलन करने से और बहिष्कार करने से रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? कानून बनाना पड़ेगा। ठीक है,
क्योंकि सेना ऐसे ही जाकर के किसी को अगर मारने लगेगी तो दुनिया के अन्य देश कहेंगे ना कि ब्रिटिश शासन जो भारत में है वो अत्याचार पूर्ण शासन है। और अंग्रेज क्या कहते थे, हम भारत में क्यों आए हैं? हम भारत में आए हैं भारतीयों को आधुनिक बनाने। ठीक है, उन्होंने कहा था कि हम व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी, मतलब श्वेत व्यक्ति हम हैं और हमारे कंधे पर दुनिया को आधुनिक बनाने का बोझ है, हम वही अपना जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पूरी दुनिया को आधुनिक बना रहे हैं। तो भारत में ऐसे ही सेना किसी को मारने लगेगी तो फिर दुनिया के देश कहेंगे ना कि ना तुम तो भारत को आधुनिक नहीं बना रहे हो, बल्कि भारत में प्रताड़ित कर रहे हो भारत को। तो इससे कैसे काम किया जाए कि भारतीयों को प्रताड़ित भी कर दिया जाए और दुनिया को पता भी नहीं लगने दिया जाए? तो एक काम करो, कानून बना दो। ठीक है, तो कानून क्या बना दो? भारतीय दंड संहिता। भारतीय दंड संहिता में प्रावधान रख दो कि अगर सरकार के विरुद्ध कोई भी कुछ भी करता है तो वह अपराध माना जाएगा, और सरकार के नियम के खिलाफ कोई जाएगा तो उसे दंड दिया जाएगा। तो अब यहां पे विद्रोह नहीं होंगे, अब हम ब्रिटिश माल बेच सकते हैं। दूसरा, वित्तीय पूंजीवाद। यह कब से शुरू हुआ? 1860 से 1947 तक। ठीक है, यह क्या था भाई? तो अब वित्तीय पूंजीवाद में अंग्रेजों ने इंग्लैंड से सीधे माल बेचने के बजाय भारत में, अब वहां से फैक्ट्रियों से माल बनाओ, फिर उसको समुद्र के रास्ते भारत ले आओ, तो इतना जो खर्चा लगता है, उन्होंने सोचा कि भारत में माल बेचने से अच्छा है कि सीधे क्यों नहीं भारत में ही फैक्ट्री खड़ी कर दे। ठीक है, और भारत में ही पैसा इन्वेस्ट कर दे ताकि हमें वहां से माल बनाने बेचने का खर्चा जो है वो नहीं लगे। तो इसीलिए 1860 के बाद उन्होंने भारत में क्या करना शुरू किया? भारत में निवेश। तो जब भारत में निवेश करेंगे, और भारत तो भाई निवेश तो करेंगे तो निवेश दीर्घकालिक होता है। कोई फैक्ट्री अगर लगाएंगे तो अचानक से भारतीय आप पर हमला करेंगे तो आप अगले दिन क्या करेंगे? फैक्ट्री बंद करके चले जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपका अच्छा खासा पैसा लग गया है। तो निवेश करने से पहले क्या करना होगा? तो भारतीयों को कानून बना करके और उनको कंट्रोल करना होगा। तो इन दोनों की आवश्यकता थी कि भारत में कानून बना करके और भारतीयों को कंट्रोल किया जाए। इसीलिए अंग्रेजों ने क्या किया? औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद के लिए अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए भारतीय दंड संहिता नाम का एक कानून लेकर के चले आए। ठीक है, अगला है कि किसी विद्रोह को कुचलने के लिए ढांचा तैयार करना। समझ गए विद्रोह क्यों होगा? हम किसानों का शोषण कर रहे हैं, जमींदारों मजदूरों का शोषण कर रहे हैं, आदिवासियों का शोषण कर रहे हैं, तो सबका शोषण करे तो विद्रोह होगा। तो विद्रोह को ऐसे ही कुचलने के लिए तो सेना भेज नहीं सकते। हमें तो दिखाना पड़ेगा ना कि देखिए सरकार के खिलाफ, शासन के खिलाफ विद्रोह है, भारत की सरकार के खिलाफ विद्रोह है, यह देशद्रोह है। तो देशद्रोह के लिए कानून बनाना पड़ेगा। तो वो कानून बनेगा भारतीय दंड संहिता के नाम से। ठीक है, और भू राजस्व की वसूली सुनिश्चित करना। जब किसानों से बहुत ज्यादा टैक्स पर जमीन की वसूली करनी है, भू राजस्व की, जमीन भू कर की वसूली करनी है, और किसान के पास उतना पैसा देने के लिए है नहीं, तो किसान तो क्या करेगा? विद्रोह करेगा। किसानों ने विद्रोह किया भी। तो किसानों को मार करके, विद्रोह को दबा करके और जबरदस्ती टैक्स बढ़ा करके वसूलना है, तो वसूलने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुलिस की प्रणाली होनी चाहिए, सिस्टम होनी चाहिए, सेना का सिस्टम होना चाहिए, कानून होना चाहिए। तो कानून बना दिया। ठीक है, अगला कि भाई जब कानून बना दोगे तो विद्रोह को कंट्रोल कर लोगे। भारतीय जब भी उस कानून का उल्लंघन करेंगे तो उनको दंड दोगे। तो दंड देने की पावर तुम्हारे पास रहेगी तो तुम्हारे खिलाफ विद्रोह नहीं होगा। विद्रोह नहीं होगा तो साम्राज्य लंबा दीर्घकालिक चलेगा। तो ब्रिटिश साम्राज्य को दीर्घकालिक बनाने के लिए भी अंग्रेजों ने क्या किया? भारतीय दंड संहिता को लागू किया। ठीक है, अब भारतीय दंड संहिता को अंग्रेजों ने लागू तो कर दिया, लेकिन क्या इससे सिर्फ अंग्रेजों को ही लाभ हुआ या सिर्फ भारतीयों को ही नुकसान हुआ? तो कुछ भारतीयों को भी लाभ हुआ होगा। आइए देखते हैं कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, सकारात्मक और नकारात्मक। तो पहले के जो आपराधिक सरिया कानून होते थे, सरिया कानून बहुत ही कठोर होते थे। उसमें भावना के आधार पर नहीं देखा जाता था। जैसे अगर कोई आपके यहां आया, आपकी हत्या करने आ रहा है, और आप घर में हैं, घर में अचानक से कोई आपके ऊपर हत्या करने आया
और आपने अपने जान को बचाने के लिए अगर उसकी हत्या कर दी तो भी आपको हत्या का दोषी माना जाएगा। और हत्या का दोष क्या है, टिट फॉर टैट था इसमें शरिया कानून में, कि अगर आपने हत्या किया है तो आपकी हत्या की जाएगी, अगर आपने किसी को मारा है तो आपको मार दिया जाएगा। आपकी भावना नहीं देखी जाएगी कि आप बचाव के लिए मार रहे थे या फिर आपसे गलती से कोई मर गया तो आपको मरना पड़ेगा। तो ऐसे बर्बर कानूनों की समाप्ति हुई। जो शरिया कानून थी वो बर्बर थे, उन कानूनों की क्या हुई, समाप्ति, बर्बर कानूनों की समाप्ति। ठीक है। अगला आपराधिक कानूनों का मानवीकरण हुआ। मानवीकरण का मतलब कि कोई भी व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध करने के पीछे के उद्देश्यों को भी देखा जाना चाहिए, उसकी भावनाओं को भी देखा जाना चाहिए। तो अब भावनाओं को भी देख करके और फिर अपराध के अनुसार सजा का निर्धारण शुरू हुआ। ठीक है। तीसरा कि सिविल और आपराधिक कानूनों में देश में समानता आ गई। पहले अलग क्षेत्र में अलग कानून होते थे, दूसरे राज्य के राजा के पास अलग कानून थे, दूसरे राज्य के राजा के पास अलग कानून, इस्लामिक जो क्षेत्र थे उसमें इस्लामिक कानून चलते थे। तो इस तरीके से एक भारत में ही अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कानून होते थे। एक ही व्यापारी एक क्षेत्र से दूसरे देश में व्यापार करने जाता था, वहां उस कानून की जानकारी नहीं होती थी तो दूसरे कानून में वहां जाता था, वहां कुछ सामान्य सी बात भी वहां उसके लिए अपराध हो जाती थी। तो ये जो था वो समाप्त हुआ और पूरे देश में एक समान कानून बनना शुरू हुआ। ठीक है। साथ ही एक समान कानून होने से कानूनों का अनुपालन भी आसान हुआ। अब सबको पता है कि यह अपराध है। अब हमें भारत भर में कहीं भी जाएंगे एक ही प्रकार के कानून है तो हम भारत भर में कहीं भी जाकर के उसको मान सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से इसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी भारत पर पड़े। ठीक है। नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा कि धन के निष्कासन में वृद्धि हुई। निष्कासन में कैसे वृद्धि हुई कि औद्योगिक पूंजीवाद और वित्तीय पूंजीवाद को बढ़ावा मिला। भारत में अंग्रेज अपना ज्यादा सामान बेचने में सफल हुए। ठीक है। भारत में पैसा इन्वेस्ट करके ज्यादा मुनाफा कमाने में सफल हुए तो धन का निष्कासन बढ़ गया। किसानों का शोषण बढ़ा क्योंकि भू राजस्व की दर सरकार बढ़ाती चली गई और अगर किसान भू राजस्व देने में असफल हुआ तो उसे क्या किया गया, कानूनों के तहत दंड दिया गया। उसकी जमीन बेच करके, उसकी गाय बेच करके, उसकी संपत्ति बेच करके सरकार ने अपना टैक्स वसूल किया तो किसानों का शोषण बढ़ा। वित्तीय पूंजीवाद में वृद्धि हुई। भारत में अंग्रेजों के द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगा। भारत में रेलवे आ गया। अंग्रेजों ने फंड करके भारत में रेलवे को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है। और भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। अब इंग्लैंड से सामान आने लगा भारत में बड़े स्तर पर, टैक्स फ्री होकर के आने लगा। तो जो भारत का हथकरघा उद्योग था या भारत का जो कुटीर उद्योग था वो लगभग क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है। और भारत में वित्तीय निवेश में वृद्धि हुई। ये नकारात्मक नहीं बल्कि ये एक सकारात्मक प्रभाव हो सकता है, लेकिन अंग्रेजों के लिए सकारात्मक रहा कि उन्होंने भारत में बैंकिंग, बीमा या फिर जो अन्य वित्त से जुड़े हुए क्षेत्र थे उनमें इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया और पैसा इन्वेस्ट करके खूब मुनाफा कमाना शुरू किया। तो यह भी पहले वाले मुद्दे से ही जुड़ा हुआ है कि इससे भी धन के निष्कासन में वृद्धि हुई। तो यह कानून, भारत में जो कानून आया इससे भारत में कुछ सकारात्मक प्रभाव भी पड़े और कुछ नकारात्मक प्रभाव भी पड़े। ठीक है। अब ये कानून जो था ब्रिटिश कानून, यह चला आ रहा था और भारत की परिस्थितियों के लिए इसमें बहुत सारी खामियां थी। हालांकि 2023 तक किसी भी सरकार ने इन कानून की खामियों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया और भारत सरकार बार बार 5 वर्ष में विधि आयोग, आप सभी जानते होंगे विधि आयोग एक संस्था है जो कि क्या करती है, भारत के कानूनों के बारे में जांच करती है कि भारत के जो कानून हैं वो वर्तमान में कितने प्रासंगिक हैं। तो भारत सरकार के जो 5 साल में विधि आयोग का गठन होता था, ये विधि आयोग बार बार रिकमेंडेशन देती थी कि सीआरपीसी में, आईपीसी में, सीपीसी में परिवर्तन की आवश्यकता है, लेकिन उसके बावजूद सरकारें उतना ज्यादा एक्टिव होकर के और इन कानूनों में संशोधन नहीं करती थी। लेकिन वर्तमान सरकार ने 2023 में ये जो ब्रिटिश कानून थे इनको समाप्त करने का निर्णय लिया और केंद्रीय गृह मंत्री उन्होंने लोकसभा में ये 3 विधेयक इंट्रोड्यूस किए। ठीक है।
और इनका उद्देश्य क्या था कि जो भारतीय दंड संहिता है, जो ब्रिटिश कालीन चला आ रहा है, और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी, और जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, जो एविडेंस एक्ट है, अंग्रेजों के टाइम का है, जिसमें कि अंग्रेजों के हित के लिए बनाया गया था और भारतीयों को टॉर्चर करने के लिए बनाया गया था, जो आज तक चला आ रहा था। उसी आधार पर जो भारत में पुलिस है या भारत का जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, उसको इतना ज्यादा पावर दिया गया था और नागरिकों को शोषण करने के उद्देश्य से बनाया गया था। तो उसको परिवर्तन करने की आवश्यकता थी, ताकि नागरिक पुलिस या सिविल प्रशासन से डरे नहीं, बल्कि अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। ठीक है, इसी उद्देश्य से सरकार ने जो भारतीय दंड संहिता था, उसके स्थान पर भारतीय न्याय संहिता विधेयक, और दूसरा दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी जो था, उसके स्थान पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक, और जो साक्ष्य अधिनियम था, उसके स्थान पर भारतीय साक्ष्य विधेयक 2023 को इंट्रोड्यूस किया। ठीक है, उद्देश्य क्या रहा कि जो साम्राज्यवादी दंड संहिता है और ब्रिटिश कानून है, उनको समाप्त करके और भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल भारत में कानून को लागू करना। ठीक है, तो इस तरीके से आज हम लोगों ने 6 अक्टूबर के इतिहास के बारे में जाना, और 6 अक्टूबर का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि भारत में जो वर्तमान कानून प्रणाली है, जो विधि प्रणाली है, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। अब इससे जुड़ा हुआ मैं एक प्रश्न आप लोगों के सामने रख के जाता हूं कि क्या भारतीय दंड संहिता भारतीय वर्तमान के साथ अनुकूलित है? क्यों सरकार को इसमें संशोधन करने की आवश्यकता पड़ी? ठीक है, यह प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर लिखिएगा, और यह प्रश्न बहुत ही जल्दी, हो सकता है 2024 के मेंस में पूछ लिया जाए, तो तैयार रहिए ऐसे प्रश्नों के लिए। ठीक है, मिलते हैं कल के इतिहास में आपके साथ। धन्यवाद, जय हिंद।